नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाई रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लेस, इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल। मार्केट प्लेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो मार्केट प्लेस में रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या जरूरत है? हम गए, सामान लिए और वहां से सामान लेकर हम घर आ गए। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या जरूरत है? वहां पर सामान जितने का है उसने हमें उतने में दे दिया। रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्यों जरूरत है? उसकी जरूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाने पड़ते हैं? कस्टमर के या कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। क्या उसे जब वो मार्केट जाता है तो किसी से खतरा है, कोई उसे मार देगा आके, या किसी से उसकी लड़ाई हो जाएगी? नहीं, वहां मार्केट प्लेस पे उसे प्रोटेक्शन देना है। किस चीज का प्रोटेक्शन देना है? जो गुड्स वो ले रहा है या फिर जो भी सर्विसेज वो ले रहा है उसमें कहीं उसके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। मीन्स अगर वो कोई सामान ले रहा है, जैसे कोई कंज्यूमर है, वो सामान लेने गया, अब उस पे प्रिंट अगर मान लीजिए 50 रुपीज़ है, वहां पर उसने देखा नहीं उस चीज को। बस जनरली होता भी है कि हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक बड़ी सी लिस्ट लेके जाते हैं और दे देते हैं शॉपकीपर को, वो उसमें जो भी सामान है वो हमें दे दिया। अब हो सकता है उसने कोई चीज़ 50 रुपीज़ की है, उसने उसके 70 रुपीज़ उसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमने बिल लिया है तब तो इसका पता चलेगा। बिल नहीं लिया, उसने बताया इतने आपके हो गए अमाउंट, आपने उतना अमाउंट पे कर दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बिल लिया है आपने, घर आके देख रहे हैं आप कि अरे इसका तो 50 रुपीज़ है बट इसने मुझसे 70 रुपीज़ चार्ज कर दी। या फिर किसी प्रोडक्ट पे है कि आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपने वहाँ नहीं देखा, वहाँ पर आपसे पूरे चार्जेस ले लिए गए। वो चीज़ें आप आके घर में देख रहे हो। ठीक, या फिर आपने कोई सर्विस ली, आप कोई चीज़ बनवाने गए, जैसे कुकर हुआ, इंडक्शन हुआ, या आप कोई बाइक ही बनवाने जा रहे हो। वहाँ पर क्या हुआ कि आपकी बात हुई कि आप इसका जो भी चीज़ चेंज करा रहे हो वो आप ओरिजिनल लोगे। वहाँ पर आपको क्या किया, डुप्लीकेट उसने लगाकर दे दिया और आपको पता नहीं है। बाद में आपकी ये मान लीजिए वो बाइक जो है वो खराब हुई, आप दूसरे के पास बनवाने गए तो उसने बोला आपका ये चीज़ खराब हो गया इसमें से। ठीक है, उस बाइक का ये पार्ट खराब है, उस शॉपकीपर ने बताया, उस मैकेनिक ने बताया जहां पर आप बाइक बनवाने गए। तो जब आपने देखा कि वो तो सेम वही चीज़ है जो आपने अभी चेंज कराई थी, जिसपे कि वारंटी भी होनी थी, और वो आपने ओरिजिनल चेंज कराया था, बट वो जो दूसरा मैकेनिक है वो बता रहा है कि ये आपने डुप्लीकेट लगवाया है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके साथ क्या हुआ कि ये वहां पर आपके साथ उसने चीट किया। ठीक है, अब ये आप वापस से उस मैकेनिक के पास जाओगे और आप उससे बोलोगे कि ये मैंने बोला था ओरिजिनल लगाने को, बट आपने इसे डुप्लीकेट क्यों लगा दिया? तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि नहीं आपने डुप्लीकेट बोला था, मैंने डुप्लीकेट लगा दिया। देखिए उस समय क्या किया उसने कि आपने बोला ओरिजिनल, उसने बोला मैं ओरिजिनल लगा रहा हूँ, बट उसने चार्जेस जो किए वो भी ओरिजिनल के किए, लेकिन उसने क्या किया, जो सामान लगाया वो डुप्लीकेट लगा दिया। आपके पास कोई रिसिप्ट नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सारी जो धोखाधड़ी है, एक तो रिसिप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, रिसिप्ट भी है फिर भी वो नहीं मान रहा है, वो कह रहा नहीं मैंने, आपने यही बोला था यही मैंने लगाया, या फिर मैंने इसमें ओरिजिनल लगाया था, आप ये कहीं से बदल के ला रहे हो, आपने इसे डुप्लीकेट लगा दिया है। तो इन चीज़ों की सुनवाई कहाँ होगी, इन चीज़ों को कौन समझेगा? जैसे आपकी अड़ोस पड़ोस में कहीं पे किसी से झगड़े हुए तो
हो सकता है कुछ लोग आए, झगड़े को उन्होंने संभाल दिया, बट आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हो, किसी मैकेनिक के पास जा रहे हो, वहां तो आपका कोई नहीं है कि आएगा, या फिर उसका नहीं है, बस आप दोनों में ये बातें हुई, आपको समझ में नहीं आया कि अब आप क्या करोगे, अब आप तो फंस गए वहां पर, क्योंकि आपने चार्जेस तो पूरे दिए। तो इस तरह की जो चीटिंग होती है, ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, या फिर ये चीजें हो गई हैं तो इन्हें कैसे सुलझाया जाए, उस प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, आगे देखते हैं। Whenever there is a complaint regarding a good or service that had been bought, the seller tries to shift all the responsibility on the buyer. अब कई बार क्या होता है कि आपने सामान लिया, आपने बिल नहीं लिया या कुछ भी है, आप पहुंचे उसके पास किसी चीज़ की कंप्लेंट लेने के लिए, तो जो सेलर है उसने सारी चीज़ें आप पे ही थोप दी कि आपने उस समय क्यों नहीं देखा, आपने उस समय क्यों नहीं बोला, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। आप बोलोगे, मान लीजिए आपके लिस्ट में आपने करीब मान लीजिए 10 आइटम आपने आपकी लिस्ट में लिख रखे हैं, अब उसने आपको 8 आइटम्स ही दिए, बट आपको बिल उसने पकड़ा दिया उन पूरे 10 आइटम्स का, और क्या हुआ कि आप जब घर आए आप देख रहे हो 8 आइटम्स ही हैं आपके पास, तो आप इसके लिए बोलने जाओगे तो बोलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बोला, आपको उसी समय देखना चाहिए था, बोलना चाहिए था, मैंने तो दे दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर आपके साथ चीट हो रही है। हालांकि ऐसे मामले में काफ़ी सेलर होते हैं कि बात मान जाते हैं और वो चीज़ें दे देते हैं, बट जहाँ पर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन अ वीक पोजीशन। तो जब अगर ऐसा होता है कि सारी चीज़ें क्या है बायर के ऊपर ही, बायर ने क्या की, सारी चीज़ें बायर के ऊपर ही थोप दी जाती है, तो ऐसे में क्या है, जो कंज्यूमर है वो अपने आप को वीक समझेगा। क्यों? क्योंकि उसे कहीं से अब लगता नहीं कि हाँ उसे कहीं से सहायता मिल पाएगी, उसकी बात सुनी जा सकेगी। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपेंस इन वेरियस वेज। तो मार्केट प्लेस में ये जो धोखाधड़ी है, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत तरीके से होता है। कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज in unfair trade practices such as when shopkeepers pay less than what they should, or when traders add charges that were not mentioned before, or when defective goods are sold। हाँ, तो क्या है कि कई बार एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है, ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो आपको जो भी आपने अमाउंट, जिस अमाउंट में चीज़ें मांगी हैं वो कम अमाउंट में आपको चीज़ें दे दिए। या फिर कई बार ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको किसी चीज़ का प्राइस उन्होंने बताया, अब उस पर जीएसटी ऐड करना है, टैक्स ऐड करना है, जो भी उन्हें ऐड करना है, वैट ऐड करना है, वो क्या करते हैं, वो आपको बताया नहीं रहे हैं कि ये हमको ये अलग से इसमें ऐड होगा। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ एक अमाउंट आपको बता देंगे, वो चीज़ जो अलग से ऐड होना है वो चीज़ उसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया। सीधे क्या हुआ कि आपसे उन्होंने पूरे चार्जेस ले लिए। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, आपके साथ चीट हुआ, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा, मान लीजिए 7-800 की या 7-8,000 की समझा, उस पर जीएसटी एंड वैट जो भी लगा रहे हैं वो अलग से ऐड कर रहे हैं। या तो उसी समय बोलते, आपने क्या सोचा, आपकी पॉकेट में 7,000 रुपीज़ हैं, आप 7,000 रुपीज़ में ये चीज़ ले लोगे, बट वहाँ पर जब वो टोटल अमाउंट होता है, आपने 8,000 रखे हैं, हो सकता है 1,000 आपके किसी और काम के लिए, लेकिन जब वो आप वो सामान लोगे उसमें वो क्या करेंगे, वैट जीएसटी जो भी है वो अलग से ऐड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपके साथ चीटिंग हुई। अब आपका वो दूसरे काम के लिए, पर्पस के लिए आपने वो पैसे रखे हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो काम तो रह जाएगा, क्योंकि अब आपको सामान लेना है, आपकी ज़रूरत है, आप उसे लेके जाओगे। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, ये भी इसी में आती हैं। तो ये जो अलग से चार्जेस हैं, या फिर आपने कोई सर्विसेज ली, तो कोई सर्विसेज जैसे वैट और जीएसटी है, वहाँ पर उसे बताना चाहिए था, बट ये तो ठीक है कि ये चीज़ें होनी ही है, ये लगनी ही है, तो इसलिए यहाँ पर उतनी बड़ी चीटिंग नहीं मानी जाएगी। हालांकि ये भी चीटिंग है, क्योंकि ये चीज़ उन्हें बतानी चाहिए। कई बार होता है कि आपके यहाँ कोई आपको किसी चीज़ की सर्विस करानी है, तो उन सब चीज़ों में भी बहुत सारे अलग से चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि वो छिपे हुए जो अमाउंट है, ये सारी चीज़ें आपके साथ चीटिंग है। और इन सारी चीज़ों के लिए
क्या है। अब इन चीज़ों की सुनवाई कहाँ होगी, इन्हीं के लिए कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए हैं या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो आप अपने से अब दे सकते हो, क्योंकि ये तो हमारी डेली की चीज़ें हैं ना। इसके बारे में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो कि आप दे सकोगे। तो आई होप कि इसे आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। अब चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट फैक्टर्स गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, ट्रेस इट्स इवोल्यूशन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फैक्टर्स बताने हैं कि जिनकी वजह से इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके अलावा ये किस तरह से मूवमेंट जो था कंज्यूमर मूवमेंट, ये किस तरह से आगे बढ़ा। तो कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि लोगों के अंदर क्या था, डिसैटिस्फैक्शन था, असंतोष था और उनका शोषण हो रहा था। तो उनका जो डिसैटिस्फैक्शन था या फिर उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उससे बचाने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट जो थे वो शुरुआत हुए। कंज्यूमर मूवमेंट इसी वजह से शुरुआत की, लोगों का जो डिसैटिस्फैक्शन था उसे सही करने के लिए या फिर जो उनका शोषण हो रहा था उससे उन्हें बचाने के लिए इन मूवमेंट्स की शुरुआत हुई। अब ये आगे कैसे बढ़े, तो अचानक से नहीं था कि 1960s में क्या हो गया, बहुत तेजी से लोगों के साथ बुरा होने लगा या फिर दोनों लोगों के साथ जो कंज्यूमर्स थे उनके साथ चीटिंग होने लगी, ऐसा नहीं था। ये चीज़ें पहले से चली आ रही थी, बट होता है ना कि जब आवाज़ उठाते हैं फिर और लोग साथ आते हैं, जुड़ते जाते हैं उसमें, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, कोई आंदोलन होता है, फिर उस पर सुनवाई होती है और उसके लिए कोई ना कोई एक्ट आते हैं। यहाँ भी यही हुआ कि लोगों के अंदर डिसैटिस्फैक्शन था, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कंज्यूमर्स का। क्यों हो रहा था, ये चीज़ें अभी हमने बात की पहले के क्वेश्चन में कि किस तरीके से होता है ये सारी चीज़ें। तो ये जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था या फिर डिसैटिस्फैक्शन था, इसी की वजह से ये इसकी शुरुआत हुई और ये ऐसे ही आगे बढ़ा कि लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। 1960s में इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना। पहले क्या था, कहीं किसी ने आवाज़ उठाई, कहीं किसी ने आवाज़ उठाई, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब काम होता है फिर उससे लोग जुड़ते हैं तो काम ज़्यादा आसानी से होता है। तो 1960s में सबसे पहले इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, मतलब ग्रुप जो थे वो ऑर्गेनाइज हुए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा नहीं कोई प्रॉपर संस्था बन गई, ग्रुप्स जो थे, मतलब इस चीज़ के लिए ग्रुप जो थे वो ऑर्गेनाइज हुए। रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer movement in an organized form in the 1960s। तो क्या था, फूड शॉर्टेज, लोग कह रहे कि हाँ फूड शॉर्टेज है या मतलब जो चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज है, यानी वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। चीज़ें हैं उनके पास, मार्केट में चीज़ें हैं उनके पास हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं फूड शॉर्टेज है, चीज़ों को जमा करके रख रहे हैं। जैसे कि अगर हम फ्रेश एग्जाम्पल लें तो कोरोना टाइम में क्या हुआ, जब बातें फैली लॉकडाउन की तो लोग बड़ी तेज़ी से मार्केट की तरफ भागे। ठीक है, तो मार्केट में चीज़ें होने के बावजूद कह दिया गया कि चीज़ें नहीं हैं या फिर उनसे बहुत ज़्यादा रेट पर चीज़ें उन्हें बेची गई। किसी समय ऐसे ही सॉल्ट के बारे में सुना गया अचानक से कि सॉल्ट की बहुत शॉर्टेज है, अब वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो जो सॉल्ट 14-16 कुछ ऐसे मिलता था, वो सॉल्ट या फिर 10-11 में मिलता रहा होगा, वो सॉल्ट अचानक से 100 रुपीज़ में बिकने लगा। गवर्नमेंट ने खड़े होके फिर उसे सही रेट में बिकवाया। इसी तरह से हम अनियन के मामले देखते हैं अक्सर। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें लोग इकट्ठा करके रखते हैं कि चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, अब और बढ़ेंगे तब हम निकालेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, फूड शॉर्टेज बताना या चीज़ों को इकट्ठा करके रखना या ब्लैक मार्केटिंग करना कि चीज़ों की कमी है, ब्लैक मार्केटिंग वही कि ज़्यादा रेट पे चीज़ों को वो बेच रहे हैं चुपचाप, इस तरीके की चीज़ें हो गई। या फिर फूड है, इडेबल ऑयल है, उसमें मिलावट करके बेचना, ये सारी चीज़ें क्या है, लोगों को नुकसान पहुंचा रही, उनकी पॉकेट का को भी नुकसान पहुंचा रही, साथ ही उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। खाने पीने की चीज़ों में अगर मिलावट है तो हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है। फिर वो हेल्थ क्या हुई, हेल्थ को नुकसान हुआ, वो चाहे धीरे धीरे हो रहा है या तेज़ी से हो गया, आगे आपको मेडिसिन लेनी पड़ी, हॉस्पिटल लेना गया, ले जाना पड़ा। या फिर कई बार होता है कि लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है इन वजहों से। तो मिलावटी चीज़ें बिकना या फिर ज़्यादा पैसे लेना या चीज़ों को की शॉर्टेज बता के उनको इकट्ठा करके रखना, ज़्यादा रेट पे बेचना। कई बार क्या होता है, जब फेस्टिवल्स आते हैं
ये देखिए आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा और फिर आप क्या करोगे, इसमें कोई अपना भी एग्जांपल ऐड करके लिख सकते हो या चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप अपने से लिख सकोगे। तो क्या होता है कि जैसे अगर फेस्टिवल वाला टाइम आता है तो उस समय में अक्सर होता है जो फ्रूट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो अच्छे फ्रूट होते हैं उन्हें वो बचा के रखते हैं कि उसे फेस्टिवल टाइम में वो ज़्यादा रेट पे बेचेंगे, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे मीन अच्छी क्वालिटी के। और जो थोड़ा सा डाउन डाउन क्वालिटी वाले होते हैं उसे वो मार्केट में उस समय निकालते, क्यों? क्योंकि लोगों को चीज़ें तो खरीदनी है ही। उस समय में जब फेस्टिवल टाइम होता है तो तेजी से बिकता है, तो वो मन चाहिए अपनी उससे रेट जो होगा वो मांग के ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबको खरीदना है। तो जो थोड़ा डाउन क्वालिटी के हैं उनको, वो लो क्वालिटी के हैं उन्हें वो पहले ही निकाल देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होना, ये सारी चीज़ें क्या थी, लोगों के अंदर डिसैटिस्फैक्शन ला रही थी। इसी से इसकी शुरुआत हुई और 1960s में इसीलिए क्या हुआ कि ग्रुप्स जो थे वो ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. तो 1970s में क्या हुआ कि लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे, काफ़ी लोग बढ़ गए थे, ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ग्रुप जो थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए थे और इस पे लोग आर्टिकल्स भी लिखने लगे थे। उसके अलावा एग्जीबिशंस भी लगाने लगे थे। जैसे देखिए कि कोई चीज़ होती है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, रैली टाइप से निकालते हैं, होर्डिंग वगैरह लिए रहते हैं और लेके घूमते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। ठीक है, लोगों को चीज़ें पता लगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो थी वो 1970s में शुरू होने लगी। दे फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक into the malpractice and ration shops and overcrowding in the road पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। जब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह थे, जो राशन शॉप्स थी, वहाँ पर लोग जो थे वो निगरानी के लिए रहने लगे कि यहाँ पर कहीं जो कंज्यूमर है उनके साथ गलत तो नहीं किया जा रहा है। तो निगरानी के लिए लोग जो थे वो रहने लगे। देखिए ये मूवमेंट जो है कैसे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। 1960s में क्या हुआ कि लोग जो थे वो इसके लिए एक साथ आवाज़ उठाने लगे। 70s तक बहुत ज़्यादा लोग आ गए और तरीके जो थे वो चेंज हो गए कि बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जाने लगे, एग्जीबिशंस भी इन्हीं चीज़ों के लिए लगने लगी और जहाँ जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी, क्राउडेड जो एरिया था, वहाँ पर लोग निगरानी के लिए रहने लगे। मोर रिसेंटली इंडिया विटनेसेस एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। तो उस समय क्या हुआ, जो ग्रुप्स थे ऑर्गेनाइज होके तो वो बढ़ने लगे और आज के टाइम में ये नंबर ऑफ ग्रुप्स जो थे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के वो काफ़ी ज़्यादा हो गए। इंडिया में करीब 700 तक आज के टाइम में है। These efforts resulted in the passage of the Consumer Protection Act in 1960s by the Government of India। तो ऐसे क्या हुआ कि आवाज़ उठी, धीरे धीरे वो और आगे बढ़ा, मूवमेंट जो था वो आवाज़ उठी, मूवमेंट का रूप लिया, वो मूवमेंट क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा और जब इतनी मांग उठने लगी तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक रूल लाया। क्यों? क्योंकि जब हर तरफ से डिमांड उठती है और देखा जाता है वो चीज़ें सही हैं तो कोई ना कोई एक्ट जो होता है वो लाया गया और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए 1986 में गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल लाया गया, जिसे क्या कहते हैं उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो 1986 में रूल फिर जो था वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बना। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन फैक्टर्स की वजह से कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुए और फिर या फिर किन वजहों ने कंज्यूमर मूवमेंट को बर्थ दिया, जन्म दिया और उसके बाद वो किस तरह से आगे बढ़े। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक्सप्लेन द नीड फॉर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स के साथ बताना है कंज्यूमर कॉन्शियसनेस जरूरत क्यों पड़ती है। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस जरूरत क्यों पड़ती है अगर हम समझें तो अगर लोगों के कंज्यूमर के अंदर जागरूकता है तो वो चीट से या एक्सप्लॉयटेशन से बच सकता है। उसे चीज़ें पता है तो वो क्या होगा, चीट से और एक्सप्लॉयटेशन से बच सकता है। एग्जाम्पल से के साथ अगर समझना चाहे तो आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर टू बी अवेयर वाइल बाइंग एनीथिंग। जब भी वो कोई चीज़ें खरीद रहा है या कोई भी सर्विसेज ले रहा है, गुड्स ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है, तो उसे अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन द मार्केट सो दैट द कंज्यूमर इज़ नॉट चीटेड और एक्सप्लॉयटेड। अगर उसमें अवेयरनेस है तो चीट होने की या एक्सप्लॉयटेड होने की, उसका एक्सप्लॉयटेशन होने की जो चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं या बहुत ही
कम होते हैं, मतलब वो बहुत ही कम होते हैं, या फिर वो हो सकता है वो मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसके साथ चीट और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उसका नहीं हो सकता अगर वो अवेयर है तो कंज्यूमर। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा है नो वन कैन प्ले विथ आवर हेल्थ। अगर कंज्यूमर जो है वो जागरूक है तो कोई उसके या उसकी फैमिली की हेल्थ के साथ नहीं खेल सकता है। कैसे? देखिए, कोई घर में आके नहीं परेशान कर देगा, वो चीज़ें नहीं है। हेल्थ के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते, मतलब ये कि हम कोई भी फूड ले रहे हैं, अब अगर उसमें अवेयरनेस नहीं है, वो गया कोई जो उसको ज़रूरत है वो चीज़ें उसने ली और लेके आ गया, कोई भी फूड है, चाहे वो ग्रेन्स हैं या फिर जूस है, कुछ कोई भी चीज़ें वो जाके ले रहा है और लेके चला आया। ठीक है, अगर उसमें अवेयरनेस नहीं है, अगर अवेयरनेस है तो लोग जाते हैं उसकी मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें फिर इंसान नहीं यूज़ करेगा ना, उसकी हेल्थ पे असर नहीं आएगा। चाहे मेडिसिन है तो उसमें क्या है, लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम में जो मेडिसिन लेते हैं उसमें तो एक्सपायरी देखते हैं, बाकी सामानों में अपना चीज़ मांगे लिए और चल दिए। एक्सपायरी हो सकता है घर में आके देख रहे हैं, तो मतलब ये अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। अगर वो अवेयरनेस है तो उनकी हेल्थ के साथ चीट जो है वो नहीं हो पाएगा, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। सामान लिए वहाँ पर उन्होंने नहीं देखा, देखिए मैन्युफैक्चर डेट देखना होता है, एक्सपायरी डेट देख लिया, क्योंकि जो अवेयर है वो इन चीज़ों पे गौर करेगा। ठीक है, उसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड तैयार किया है कि किसी भी चीज़ को जो उसकी जांच होगी, उसको उसके बाद क्या होगा, उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके आधार पर कुछ मार्क्स हैं वो उन चीज़ों पर होने चाहिए। जब भी कोई फूड हम खरीदते हैं तो उस पे हमें वो मार्क्स जो हैं वो दिखने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि FSSAI का अगर हम देखते हैं तो ये मार्क बताता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो हेल्थ के लिए ठीक है, ये चीज़ ली जा सकती है। इसमें हमारी हर तरह की चीज़ आती है, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें। जैसे कि वो लिखा होता है ना कुछ ऐसे FSSAI, ये पूरी लाइन ऐसे आती है, आई पे ऐसे लीफ सी बनी होती है, तो ये मार्क हो गया। ISI का मार्क होता है, ISI, ये मार्क हो गया या एक मार्क हो गया। अभी हम आगे बात करेंगे, वहाँ पे वो सारे मार्क्स आपको दिख जाएंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो पैकेट्स पे होने चाहिए, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं। एग मार्क है तो उससे ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे हमारा पल्सेस हो गया, राइस हो गई, सीडलेस टैमरिंड हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ग्राम फ्लावर हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है कि उन पे ये मार्क्स जो हैं एग मार्क वगैरह लगे होते हैं कि ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं। और फूड के लिए किसी भी तरह का फूड है उस पे आपको ये मार्क दिख जाएगा। ISI का मार्क होना चाहिए। तो ये जो निशान है, ये जो मार्क हैं, ये हमको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए सेफ हैं। तो जो जागरूक होगा, जिसमें अवेयरनेस होगा, वही ये चीज़ें देख के लेगा। ऐसा नहीं कि गए सुंदर सुंदर पैकेट दिख रहा है, हाँ इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी लग रही है और चीज़ें हम लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है। हमको मार्क देखना है कि हाँ इस पर ये चीज़ है, सेफ्टी, ये सेफ्टी मार्क है ना, तो सेफ्टी मार्क इस पर है, अगर है तो हम उसे ले आएंगे। तो उससे क्या होगा कि कोई भी हमारी हेल्थ के साथ नहीं खेल सकता है। ठीक, सेकंड क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ बिल। अब देखिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, आप फ्री में तो चीज़ें नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसे पे कर रहे हैं, जिससे भी आप वो चीज़ें ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ चीज़ें पे कर रहे हैं। कोई ना कोई अमाउंट जो है उस मांगा जा रहा है, वो अमाउंट आप पे कर रहे हैं। तो जब अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो बिल लेना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी और आपका राइट भी है, तो बिल जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। आप गए सामान लिए, सामान के बदले में आपने कुछ जो अमाउंट है वो वहाँ पर पे किया। अब जब अमाउंट पे कर रहे हो आप, तो आपको बिल जो है, रिसिप्ट जो है वो लेना ज़रूरी है, जिससे कि हो सकता है आप जो चीज़ ला रहे हो 50 रुपीज़ उस पर प्रिंट है और वहाँ आपसे 70 रुपीज़ ले लिया गया। कई बार चीटिंग से भी लिया जाता है, कई बार गलती से भी लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपने
वो चीज़ अगर आप घर में भी आके देख रहे हो, वहाँ देख लिया तो अच्छी बात है, घर में भी देख रहे हो, फिर आप जाके वहाँ बोल सकते हो ये मैंने लिया था, ये 50 रुपीज़ इस पे प्रिंट है, बट यहाँ पर आपने मुझसे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिए, तो वहाँ पर आपकी बात भी मान ली जाएगी। तो ये अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है। और या फिर कई बार होता है कि नहीं भी माना जा रहा, तो ऐसे में जो कंज्यूमर फोरम्स हैं वहाँ पर आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो इसी के लिए ये चीज़ें बनी है, ठीक है, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। तो कंज्यूमर अवेयरनेस जो है, कंज्यूमर कंसिक्वेंस जो है वो इसीलिए ज़रूरी है, और उसे एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ये हमारी डेली जो चीज़ें हमारे साथ घट रही हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हो। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है मेंशन अ फ्यू फैक्टर्स व्हिच कॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्यू फैक्टर्स बताने हैं जो कि कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन के कॉज होते हैं, कारण होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के शोषण के जो कारण होते हैं उनके फैक्टर्स बताने हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहला क्या आता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक। अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी काम को करें, किसी भी फील्ड में करें, तो अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम अवेयर नहीं हैं, हम सामान लेने जा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे बिल जो है वो खुद दे दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रहा है तो हमें बिल लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हुई, हम जो सामान लेके गए हैं तो उस बिल के एवज में हम उससे बोल सकते हैं ये सामान हम इस दिन ले गए, ये हम प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। क्या होता है कि अगर हमारे पास बिल नहीं है तो क्या करेगा, पूरी तरह से मुकर जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ। मैंने कहीं से कोई फुटवेयर लिया, ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ, फुटवेयर मैं घर लेके आई तो मुझे लगा कि ये पास की शॉप से मैंने लाया था, तो मुझे लगा कि ये फुटवेयर जो है वो थोड़ा सा एक होता है ना कि उनकी लाइट में चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अपनी लाइट में आते हैं तो नहीं, तो मुझे लगा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस टाइम पे मैं उसकी शॉप पर गई, उस पर्सन की शॉप पर मैं गई और वहाँ पर मैंने उससे बोली ये बात कि ये थोड़ा सा डल लग रहा है, इसे मुझे चेंज करना है। तो उसने बोला कि अभी मैं शॉप बंद कर रहा हूँ, आप इसके बाद में आ जाना, ठीक है। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप बाद में आ जाना, अभी मैं शॉप बंद कर रहा हूँ, या तो आप इस सामान को ले जाओ या फिर मुझे यहाँ छोड़ जाओ और मैं आपको एक कार्ड दे देता हूँ, उस पर एड्रेस लिखा होगा, उस पर ये लिखा होगा कि उस कार्ड पे लिखा होगा कि आपका ये जो सामान है ये मेरे पास जमा है, ठीक। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अब ये सामान मैं वापस लेके जाऊंगी, फिर मैं कब पहुंच पाऊंगी, कितना टाइम लगेगा, तो आगे ये बोल देगा अरे ये पुराना हो गया, मैं नहीं लूँगा। तो मैंने ये चीज़ सोचते हुए उन्हें बोल दिया कि ठीक है, आप क्या करो कि आप इस चीज़ को रख लो, मुझे कार्ड पे लिख के दे दो। तो उन्होंने मुझे कार्ड पे लिख के दे दिया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गए वहाँ पर वो शॉप जो थी वो बंद थी, ठीक। जो उस जगह पे शॉप का नाम था, अब ये हुआ इस जगह से शॉप बंद हो गई। उन्होंने बोला था कि ये शॉप अगर मैं हटा भी दूंगा तो मेरी एक दूसरी शॉप है, आप वहाँ पर जाकर ले लेना। तो दूसरी शॉप का उसमें एड्रेस था, वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से उन्होंने बोला कि ये शॉप जो है यहाँ पर तो किसी की, वहाँ हम लोग गए तो वहाँ तो फुटवेयर की शॉप ना हो के कुछ खाने पीने की शॉप थी। तो वहाँ पर चीट समझ में आ गया। तो वहाँ हम लोगों ने उन लोगों से पूछा, बेकरी शॉप थी, उन्होंने बोला नहीं, यहाँ तो मेरी बेकरी शॉप जो है ये करीब 4 ईयर्स से है। तो अब लगा कि हाँ चीट हुआ है। तो वो इंसान जो था, वो जो शॉप थी जहाँ से मैंने लिया था, काफ़ी टाइम के बाद वो मुझे ओपन दिखी। तो मुझे लगा देखिए चीज़ मैं छोड़ दूँ, लेकिन अगर कोई चीट कर रहा है, क्योंकि उसने जो एड्रेस दिया था, जो कार्ड दिया था, उस पर जो एड्रेस था वहाँ पर तो किसी और चीज़ की शॉप है और वो भी काफ़ी समय से। तो क्या हुआ, यहाँ पर उसने चीट किया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसे छोड़ना नहीं है, इन्होंने चीट किया इसलिए मैं जाऊंगी। तो जब जहाँ से मैंने लिया था, जब वो शॉप मुझे ओपन दिखी तो वहाँ जाके मैंने उन्हें बोला, लेकिन इत्तेफाक से उस टाइम तक वो कार्ड जो था वो मिसिंग हो गया था। अब जब कार्ड मिसिंग हो गया तो वो कैसे बात को मानेंगे। उन्होंने कह दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा। उन्होंने माना इस बात को, लेकिन उन्होंने बोला हाँ ऐसा हुआ था लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा, या फिर अभी भैया आएंगे उनसे पूछूंगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब जब भैया आए तो भैया भी मुकर गए और वो भी मुकर गए, दोनों ही मुकर गए। दोनों ने ही बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप कार्ड लेके आओ तभी मिलेगा।
पहले तो उन्होंने मान लिया था हाँ ऐसा हुआ था, बट अब बोल रहा है कि कार्ड लेके आओ। अब ये तो खैर मेरी थी गलती की, कार्ड जो था वो मेरे से मिसिंग हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लंबे टाइम के बाद, करीब 1 ईयर के बाद वो कार्ड मुझे मिल गया। मुझे ये था कि मुझे इस पर्सन को छोड़ना नहीं है क्योंकि इसने चीट किया है। तो मैं उसके पास वापस से गई, मैंने उससे वो बात कही, लेकिन फिर से वो मुकरा। लेकिन कार्ड मैंने सामने जब दिखाया तो उसे वो मेरी चीज़ देनी पड़ी। तो मेरे इतनी कहानी सुनाने का मतलब ये था कि आप इस चीज़ को समझो कि अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है, आपके पास बिल जो है वो होना ज़रूरी है। अब देखिए मैं इतने टाइम के बाद 1 ईयर के बाद मैं गई, फिर भी मेरी चीज़ जो थी वो मुझे मिल गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कार्ड था। तो कोई भी सामान हम लेते हैं तो रिसिप्ट जो होती है वो लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो सामान हम ले रहे हैं उस पर एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है वो हमको उसी समय देखनी चाहिए। क्या पता हमारे पास बिल भी है कि हाँ हमने ये सामान लिया है, लेकिन जब तक हम घर पे आ रहे हैं हमने देखा रहे ये तो एक्सपायर है, उसके पास गए शॉपकीपर के पास, उन्होंने बोल दिया नहीं ये सामान हो सकता है आपके घर में रखा हो, आप उसे लेके आ रहे हो, ठीक। प्राइस दोनों का सेम रहा हो, नए पुराने का, तो उन्होंने बोल दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको सही चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन की कमी है, जैसे वहाँ पर प्रिंट नहीं है या फिर प्रिंट है, अवेयरनेस की कमी है, हमने वो चीज़ें देखी, हमने बिल नहीं मांगा, हमने एक्सपायरी डेट्स वगैरह नहीं देखी, तो वो क्या है, अवेयरनेस की कमी है। तो इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने मेरे से मना कर दिया, हालांकि वहाँ मेरी गलती थी कि वो कार्ड मेरे से खो गया, बट वहाँ पे पहले उन्होंने चीट किया था, तब तक तो मेरे पास कार्ड था, लेकिन तब उन्होंने तो भाई शॉप का दूसरा एड्रेस दिया था। तो मेन क्या था कि अगर मेरे पास वो कार्ड ना होता तो मेरी चीज़ मुझे ना मिलती। नेक्स्ट हम आते हैं, ये यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट हम आते हैं, सेकंड है कंज्यूमर बीइंग इलिटरेट और इग्नोरेंट, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो इलिटरेट है, उसे चीज़ों की उतनी जानकारी नहीं है, वो उन चीज़ों को पढ़ नहीं सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या हो गया, इग्नोरेंट हो गया। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को लाते हैं, हमने देखा कि ये पैकेट जो है वो थोड़ा सा ओपन है, कहीं चूहे ने काट दिया, वहाँ हमने नहीं देखा। हमने वहाँ पर क्या किया कि एक हमने लिस्ट दे दी कि ये सामान चाहिए, उन्होंने एक बैग में भर के और दे दिया, और हमने नहीं देखा कि वो पैकेट जो है वो फटा है, या फिर एक्सपायरी डेट वगैरह हमने नहीं देखी, ठीक है। अब हम जब घर पे आ रहे हैं, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या है, या फिर किसी चीज़ के साथ हम कह सकते हैं कोई चीज़ फ्री है, हमने वहाँ पर नहीं देखी, तो अब जब घर आके देख रहे हैं, अच्छा इसके साथ ये फ्री था, अच्छा ये पैकेट जो है वो एक्सपायर है, तो कई बार क्या होता है हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लीव इट, ठीक है। अब फिर कभी जाएंगे उधर से दूसरा ले आ लेंगे, छोड़ो इसको, एक्सपायर है हटा दो, ठीक है, फ्री चीज़ थी इसकी छोड़ो। तो ये जो लीव इट है, यही चीज़ क्या है, यही चीज़ हमारी है इग्नोरेंट, ठीक है। तो जो इग्नोरेंट है ये चीज़ है, इससे भी कंज्यूमर का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमने क्या किया, हमने पैसे पूरे दिए हैं उस चीज़ के, लेकिन हमें एक्सपायर चीज़ मिली, हमें फटा पैकेट मिला, हमारे साथ जो भी चीज़ थी उसके साथ जो कॉम्बो था या फिर उसके साथ जो गिफ्ट था वो चीज़ हमें नहीं मिल पाई। तो क्या हुआ, और हमने क्या किया, इसे लीव इट कर दिया। हो सकता है उस समय जब शॉपकीपर के पास मैं गई थी मैं कह देती लीव इट, या 1 ईयर के बाद मुझे कार्ड मिला मैं बोल देती लीव इट, तो क्या हुआ ये चीज़ नहीं, लेकिन मेरे पैसे तो वहाँ पड़े हैं। तो मेरे सामने ये नहीं था कि हाँ मुझे वो चीज़ लेनी है, लेकिन चीट जो था वो गलत था, ठीक है। तो वरना मैं भी कर देती इग्नोर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया लैक ऑफ नॉलेज ऑफ राइट्स, ठीक है। अगर हमें अपने राइट्स का नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ हमारे साथ हुई, अब हमें नहीं पता है कंज्यूमर फोरम हम इसके लिए जा सकते हैं या वहाँ जाना है, क्या क्या प्रोसेस है, तो ये क्या है, नॉलेज ऑफ राइट्स, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ राइट। तो हमारे जो राइट्स हैं उसका हमें जो नॉलेज है वो हमें नहीं, उसकी कमी है। ओवर चार्जिंग है, कई बार क्या होता है लोग ओवर चार्जिंग जो है वो कर देते हैं, कोई सामान है उस पर एक्स्ट्रा आपसे अमाउंट मांग लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे या फिर और भी जगहों पे, कुछ जगहों पे होता है कि जो चीज़ आपको प्रिंट में मिल रही है, यार प्रिंट से कम नहीं दे रहे भैया, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है प्रिंट से भी ऊपर चीज़ें जो है उस रेट जो है लोग ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारी हो गई ओवर चार्जिंग हो गई। इससे भी जो कंज्यूमर है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि उस पर जो प्रिंट है चीज़ उससे भी महंगी मिल रही है, और अगर हमारी मजबूरी है तो हम उसे लेंगे
ही, ठीक है, वो हुआ। या इसमें भी मैं बता सकती हूँ कि जैसे इसमें खैर ऐसे तो आपको बहुत से केस मिलते होंगे ओवर चार्जिंग वाले। फिर नेक्स्ट हमारा है अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस। तो अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस है जैसे आपने किसी काम के लिए किसी को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाया है किसी को, तो वो क्या हुआ, वो आया, उसने पैसे तो पूरे लिए, बट आपको क्या क्या काम था आपने उसे बता दिया, पैसे वो लेके गया आपसे, बट उसने काम जो है वो पूरी तरह से नहीं किया। या फिर आप कोई सामान खरीदते हो, उस पे होता है 3 सर्विस 2 सर्विस, ये आपकी सर्विसिंग जो आपको करानी होगी वो आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप गए उसको उसकी चीज़ की सर्विसिंग कराने, या फिर वो बंदा आया आपके यहाँ सर्विस करने, जैसे कि अगर एसी लिया तो घर आया, गाड़ी लिया है तो आपको सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता है। तो सर्विसिंग जितनी करानी है, मतलब जितना उनका काम है, वो उस तरह ना करके आधा अधूरा काम करके, आपकी चीज़ें तो सामने चल रही हैं, आपका एसी तो सामने चल रहा है, आपकी बाइक जो है, आपकी गाड़ी जो भी है, तो वो क्या है, वो तो ठीक ठाक चल रही है, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हो चुकी है। बट क्या होगा, वो सर्विस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उससे बोल रहे हो, बट वो बोलेगा नहीं मैंने तो ये काम कर दिया है, या फिर ये चीज़ मेरे इसमें नहीं आती है, आती होगी लेकिन वो बोल देगा कि नहीं आती है। तो ये हो गया अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस हो गया। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम जो सामान खरीदते हैं उन पे इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो अगर, तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें क्या है, हम कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो पैकेट्स पे क्या होता है, इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे लोगों को एलर्जी होती है। अब अगर उन पे वो इंग्रेडिएंट नहीं है और वो पर्सन ने क्या किया, उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या है, उसे एलर्जी है, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर एक सिंपल सी चीज़ कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी वे में, बट एक ये है कि जब हम लोग जाते कोई सामान लेते हैं तो उसमें क्या होता है, रेड एंड ग्रीन साइन देखते हैं। जो लोग रेड साइन वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो ग्रीन साइन वाली चीज़ें केवल यूज़ करते हैं, रेड साइन वाली नहीं करते, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। अगर किसी पैकेट पे वो चीज़ें उन्हें नहीं दिख रही है, क्या पता कि वो रेड साइन वाली चीज़ है, बट वहाँ पर रेड का जो साइन है वो नहीं है, तो उन्हें चीज़ जो है वो पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई कि या इंग्रेडिएंट है, कुछ आपको दिया है, कुछ नहीं दिया है, या फिर इसकी सर्विसिंग जो है वो कैसे होगी, कोई चीज़ें हैं, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वजह से भी कंज्यूमर का जो है शोषण होता है। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रफ बिहेवियर है, ठीक है, आप ने चीज़ें ली, उस समय तो वो पर्सन बड़े अच्छे से बोला, बाद में आप तुरंत आपने कोई चीज़ लाई है, अब आगे उसकी कंप्लेन हो सकती है, बट आप जाके कर रहे हो, बट वो क्या है, उसका बहुत रफ बिहेवियर है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। वो हो गया फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बात हो गई। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हो गई, तो ये चीज़ हो गई। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सपोर्ट हो गया। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस हो गए, जैसे इसमें हम कह सकते हैं कुकर वगैरह हम लेते हैं, कुकर में क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस जो है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो चीज़ हो गई, ठीक है। फिर है एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी हो गई, चीज़ जो है आपको मिलावटी मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। इससे ये भी तो कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन में आता है। फिर इम्पोजिशन ऑफ अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशन हो गए, ठीक है, अनफेयर टर्म्स कंडीशन हो गए। अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट हो गई, चीज़ें जो है आपने 2 kg मांगी बट आपको वो 1.8 kg ही दे रहा है, तो ये सब क्या अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट चीज़ें हो गई। फिर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो गए। चार्जिंग हाई प्राइसेस हो गए, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। डुप्लीकेट आर्टिकल्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो डुप्लीकेट होती हैं। एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी हो गई, तो इसमें हमने बात कर ली। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1986 वाला जो एक्ट है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इससे बनाने के पीछे के जो तर्क थे वो आपको बताना है। तो हमने देखा कि जो कंज्यूमर थे उनके साथ जो चीट हो रहा था, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज हुए और लोगों ने मूवमेंट जो थे वो शुरू किए, जिससे कि कंज्यूमर मूवमेंट कहा गया। इससे बहुत सारे जो डिसैटिस्फाइड लोग थे वो जो नहीं भी थे, क्योंकि भाई पता है कि हम कंज्यूमर हैं, हमारे साथ भी आज हो सकता है, उसके साथ हुआ, हमारे साथ भी होगा, तो इससे लोग जो थे वो काफ़ी लोग जुड़ने लगे इन और जो ग्रुप्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे
कंज्यूमर मूवमेंट के लिए, तो उसमें उससे लोग जो थे वो जुड़ने लगे। उससे क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट जो था वो तेज होता गया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि हाँ बात तो सही है कि अगर इनकी मनमानी नहीं रोकी गई, जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सेलर हैं, अगर इनकी मनमानी नहीं रोकी जाएगी तो क्या होगा कि ये इस तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे। तो इस वजह से प्रेशराइज्ड होकर गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो था वो लाया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किसको, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था वो लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे कि हम किसके नाम से भी जानते हैं, कोपरा के नाम से जानते हैं। CO हो गया हमारा कंज्यूमर, PR से हो गया प्रोटेक्शन, एंड एक्ट हमारा A हो गया, ठीक है, जिसे कि हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक, देयर वॉज नो लीगल सिस्टम, क्योंकि कोई लीगल सिस्टम नहीं था, तो उस समय में क्या हुआ कि लोगों ने जो सेलर थे उनके खिलाफ मूवमेंट चलाया। देयर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। द गवर्नमेंट वॉज प्रेशराइज्ड थ्रू consumer movements to protect consumers from exploitation and depiction by seller and producers। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सेलर एंड प्रोड्यूसर्स थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेलर प्लस प्रोड्यूसर्स जो थे उनसे किसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया। कौन सा लाया गया एक्ट, कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट जो था वो लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दीज मूवमेंट्स वर सक्सेसफुल, क्योंकि लोगों ने मूवमेंट चलाया, गवर्नमेंट जो थी वो प्रेशराइज्ड हुई, और फिर ये मूवमेंट जो था इस वजह से सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो डिमांड थी वो जायज़ थी। तो these movements were successful, and 1986 a major step was taken by the government of India. The move came into force in the form of the Consumer Protection Act। जो उनका मूवमेंट था, जो उनका ये कदम था ये मूवमेंट चलाने का, वो क्या हुआ, वो सक्सेस हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि इसी वजह से उसने फॉर्म लिया किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में वो सामने आया, जिसे हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं, विच इज नोन एज कोपरा। तो आप समझ गए होंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर उससे बनने के पीछे कौन से तर्क थे। तो बच्चों हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।